देखो, जब हमने लास्ट सेमेस्टर में वी टॉक्ड अबाउट ग्रीक रोमन प्लेस, हमने तब भी कहा था, हमने जब प्राकृत लैंग्वेजेस की बात की थी, तब भी हमने देखा कि जो इंडियन एंशियंट टेक्स्ट हैं, वो भी हमने जब महाभारत और एपिक्स की बात की थी, रामायण की, तो हमने कहा कि ओल्ड ट्रेडिशन है वो ओरल goes true when we talk about English literature. बिकॉज बिल्कुल बिगिनिंग में ये जो हैबिट थी ह्यूमन बींग्स की टू कम्युनिकेट, और स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन दी फेवरेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, चाहे वो किसी वॉर बैटल की हो, है ना, या डिस्क्रिप्शन किसी किसी गुड वैल्यूज जो थी सोसाइटी की, लॉयल्टी, ब्रेवरी, ये सब कुछ जरिया था। जैसे कि कोई लेजेंड्स होते हैं, बैलेड्स होते थे, फोक टेल्स की मैं बात कर रही हूँ, और मैं बात कर रही हूँ कि पहले जो बिल्कुल बिगिनिंग में जो जो आइडियाज थे, वो लोग कैसे सोचते थे कि हम उसको कन्वे करें। दो तरीके हैं राजे, या तो देखो, जब तुम पास्ट में जाते हो, मैं पहले इंडियन एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, कि पास्ट में हमने देखा कि कोई ना कोई लिख रहा है, हमने कहा कोई सुपर पावर है, मे बी जैसे गणेश जी को हमने माना कि वेद व्यास को उन्होंने हेल्प किया राइट करने में उनका स्क्रिप्चर। सो दैट मीन्स राइटिंग तक आने से पहले जो ये ओरल ट्रेडिशन था, वो क्या कर रहा था, क्या किस बेस पे वो टिका हुआ था, वो था वो बेस कि उसको जो पाठ है ना, जो भी मैसेज है, उसको इस तरीके से कन्वे किया जाए कि वो ज्यादा देर तक याद रख सकें लोग, मेमोरेबल रह सके। तो मेमोरेबल क्या चीज रहती है? म्यूजिक, रिदम, that made the writings poetic. तो जितनी भी जब हम बात सामने ये टर्म बहुत आएगी, एंग्लो सेक्सन। जॉफरी चौसर जो हैं, जो हमारे पहले राइटर हैं, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। तो दैट मीन्स उससे पहले का टाइम अगर हम देखें, जहाँ पे 5th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स, 5th सेंचुरी से 1066, उस ग्रुप, उस सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? एंग्लो सेक्शन। क्यों कहा जाता है इनको ये? क्योंकि पहले क्या था बच्चे, जब ये यूरोप जो पार्ट है दुनिया का, उसमें कुछ जर्मनिक पीपल्स थे। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड पीपल्स? पीपल्स होता है जब कंट्रीज की बात हो, नेशंस की बात हो। तो ये लोग मतलब जिन मेंबर्स को, जो जर्मनिक पीपल्स थे, ये लोग इंग्लैंड और वेल्स में जाके रहे थे, जब ये अलग अलग, ये जो डायस्पोरा डिसलोकेशंस है ना, ये सदियों से चलती आ रही हैं। लोग एक जगह से माइग्रेट होते हैं, कहीं और जाके रहते हैं। ये तो टाइम इमेमोरियल से ये एक स्ट्रक्चर है लाइफ का। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछता है कि पहले, नोबडी विल आस्क, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि पहले 1066, ये स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे एक कॉन्क्वेस्ट है बहुत फेमस, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, उससे स्पेसिफाई होता है हिस्ट्री का वो पीरियड। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कि जो मेंबर्स थे, ये उस जर्मनिक के, उस जर्मन और उसके साथ के जो थे, ठीक है, उनका जो हिस्सा थे, उनको एंग्लो सेक्सन कहते थे। ठीक है, और ये आज के टाइम के इंग्लैंड और वेल्स की जगह है। अब ये, अभी मैंने एक वर्ड बोल दिया, जर्मनिक। जर्मनिक से मेरा मतलब, जब मैंने कहा पीपल्स है, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, रेस, नेशन। तो यहाँ पे मतलब क्या है? इफ इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बच्चे की, ये तुम्हें पता होना चाहिए जर्मनिक में कौन से सेक्शंस थे ऐसे। ठीक है, एंगल्स एक ग्रुप था, जूट्स एक ग्रुप था।
ठीक है, और ये लोग थे जो जर्मनी से माइग्रेट हुए थे ब्रिटेन की तरफ। ये कब की बात हो रही है? 5वीं सदी की, 5th सेंचुरी की। So these are all the details, the facts. ऐसे बुलाया जाता है एंग्लो सेक्सन, क्योंकि इनका सेटलमेंट फिर उस एरिया में, यूरोप के उस एरिया में है जहां पे बाद में इंग्लैंड उभर के आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो तुम सबको पता होनी चाहिए कि क्या ऐसा खास था। जॉफरी चौसर की तो हम बात करेंगे, इन डिटेल में करेंगे, वो तो हमारे सिलेबस में ही है, उनकी तो इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो तुम सबको अभी पता होना चाहिए वो है बच्चे, जब चौसर के आने से पहले, दैट मीन्स लिटरेचर क्या है उसमें। अभी मैंने बोला जैसे ये 500 से 1066 तो वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है, वो तो पॉलिटिकल एक हैपनिंग है। लेकिन इस पीरियड में ऐसा कुछ खास था क्या, या चौसर से ही सब कुछ और मॉडर्न इंग्लिश का हिस्सा बना? पहली बात तो बच्चे, जो ओल्ड इंग्लिश है ना वो तो हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उसका तो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। चौसर की राइटिंग ही बहुत एफर्ट से समझ आती है, जो उसकी लैंग्वेज है। तो जो पुरानी इंग्लिश है, समथिंग जो तुम सब समझ रिलेट कर सकते हो कि चर्च का एक बड़ा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, जो मंक्स होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, वो हर समाज में क्या काम कर रहे हैं? रीडिंग राइटिंग। मठ होते थे, इंडिया में भी ऐसा होता था, है ना? ऐसे ही मोनेस्ट्रीज होती थी जहाँ पे रीडिंग और राइटिंग का काम था। तो दैट मीन्स जो ओरल ट्रेडिशन की मैंने अभी बात शुरू की लेक्चर की बिगिनिंग में, ओरल ट्रेडिशन कहाँ कहाँ जाके प्रिजर्व किया जाता है? वो तो यहाँ तो राइटिंग्स में बचेगा बच्चे। अब राइटिंग्स तक पहुंचने तक इंक कौन सा ऐसी अवेलेबल थी? वो तो बहुत बाद की टाइम है, प्रिंटिंग प्रेस एंड ऑल। तो कहाँ से ये सब हो रहा था? कहीं ना कहीं राइट कर रहे थे, कुछ इंग्रेविंग हो रही थी। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि मंक्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चर्च का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो चीज जो चर्च है या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसका पावर है अपने समाज पे, वो वही चीज को परमिट करेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में आने के लिए जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। ये तो तुम सबको ही क्लियर है। लेकिन अभी इस पॉइंट पे तुम लोगों को जो समझ होनी चाहिए वो ये है कि 500 से 30 जो जो पीरियड है ना, जिसपे मैंने अभी एक बात कही कि इस पूरे पीरियड को एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। तो ये वो अभी मैंने तुम्हें बताया कि वो एक अलग जर्मनिक अलग ग्रुप्स हैं, उनका हिस्सा है ये लोग। अब ये जो ग्रुप्स थे जर्मनिक, उनमें से ही हिस्सा, उनमें से ही एक लैंग्वेज बन के आई है इंग्लिश। और 14 सेंचुरी की जो इंग्लिश है ना, जो जो जॉफरी चौसर जिससे हम कहते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश जो है उसको एक शेप और कंटूर मिला है, वहां तक आने वहां तक आने से पहले इंग्लिश कैसी थी? डेफिनेटली वो तो एक एवोल्यूशन का हिस्सा होती है, कोई भी भाषा एकदम से तो नहीं बनती ना। तो एंग्लो सेक्सन टर्म यूज करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था बच्चे कि कुछ लोग ओल्ड इंग्लिश की जगह एंग्लो सेक्सन इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन जो टर्म है वो यूज करते हैं। ठीक है, और इसीलिए अब क्या हो गया है, अब एंग्लो सेक्शन सेक्शन टर्म को तो यूज ही नहीं करते हैं, और क्या यूज करते हैं? ओल्ड इंग्लिश लिखते हैं उसकी जगह। तो दैट मीन्स एंग्लो सेक्शन इज व्हाट, इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कुछ लोग ये मानते हैं कि पहले क्या होता था कि इंग्लिश जो है वो तो बिगिन ही चौसर से हुई है। ठीक है, देर आर मेनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो ये मानते हैं। लेकिन जो जो कुछ टर्म्स है, मैं चाहूंगी कि तुम कहीं नोट भी करो या अच्छे से सुनो। एक कैडमन की CAEDMON, CAEDMON, सो ही इज द वन। एक शेफर्ड थे ये, बहुत ज्यादा रिलीजियस टाइप की राइटिंग्स थी इनकी। इन्होंने जो जो चौसर ने लिखा वो मिडिल इंग्लिश में लिखा,
लिखा जो अब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हमें उसकी पैराफ्रेजिंग एंड वी नीड अ हेल्प, ऐसे नहीं पढ़ सकते हम। तो चौसर से पहले का लिटरेचर तो इसका मतलब और भी ज्यादा स्पेसिफिक स्टडी और एफर्ट एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। और जो मॉडर्न इंग्लिश का हम सीड देखते हैं वो डेफिनेटली चौसर की राइटिंग्स में है। तो अभी हम आज के इस लेक्चर में क्या देख रहे हैं कि कुछ जो हम चौसर से पहले की कुछ बेसिक फेमस राइटिंग्स का जिक्र कर सकें, जिसमें मुझे ध्यान आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बीओवुल्फ, बी कैपिटल EOWULF। अब ये जो बीओवुल्फ है ये एक वेरी लॉन्ग कॉम्पोजिशन है जिसको कि एपिक कहते हैं। और तुम ये देखो रजत, जो मैं अभी बात कर रही थी कि सबसे पहले पोइट्री उभर के आती है हमारे पास, और कोई यानर नहीं उभर के आता। और पोइट्री क्यों उभर के आती है, जहां से मैंने अपना लेक्चर शुरू किया था कि ओल्ड जो लिटरेचर है किसी भी समाज का वो ओरल क्यों है, क्योंकि ओरल मीडियम्स थे पहले, रिटन तो कुछ थे नहीं, तो ओरली वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कंजर्व प्रिजर्व कैसे रहते थे, विद द एलिमेंट ऑफ म्यूजिक। तो वो गा कर ना एक दूसरे को कन्वे किए जाते थे। तो बीओवुल्फ जो एक एपिक है, सो वी नो, जितने बच्चों ने अगर कुछ पढ़ा है इसके बारे में, तो ये ना एक ऐसा एपिक है बच्चे जहाँ पे एक हीरो की कहानी है। अब तुम सब देखो कि ये हम जब भी पुराने किसी कल्चर को पढ़ते हैं तो हमने देखा कि हर एक कल्चर में ना ये एक डिजायर, एक क्रेविंग होती है कि हमें ना कोई हीरो लाइक पावर मिले। हीरो लाइक पावर मीन्स लीडर मिले हमारा, जो हमें सेफ महसूस करवा सके, जो कि इस बीओवुल्फ के कैरेक्टर में ये क्वालिटीज ये दिख रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, मैं इस कहानी पे भी आती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बैलेड्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। BALLADS। जैसे लोक कथाएं होती है ना, तो उसमें गाथा गाया जाती है किसी बहुत बड़े फेमस वॉरियर की, किसी हीरो की, हीरोइज्म को यूलोजाइज किया जाता है ना। तो कैसे पीपल को बचाता है उनका लीडर, उनका फेथ रिस्टोर करता है। और वो लीडर जो है, वो हीरो जो है, वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है, ही और शी इज कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक ऐसी कहानी है बीओवुल्फ एपिक में, जहां पे वो तीन रेसेस को, तीन नेशनैलिटीज को मर्ज करता है। ठीक है, देयर इज समथिंग स्वीडिश, है ना, डेनमार्क का इन्फ्लुएंस है उसमें, और इंग्लिश का तो है ही है। तो उस टाइम का समाज देखो बच्चे, आप इस एपिक से हमें क्या दिखता है कि इन्वेजन बहुत आम लाइफ का पार्ट था, कोई भी कहीं भी अटैक करता है। ठीक है, लेकिन फिर वहां पे एक हीरो है जो कि अपने पीपल को बचाता है, और वो हीरो जो है वो क्या वैल्यूज प्रमोट करता है, लॉयल्टी टू वंस प्लेस, नेशनैलिटी में जो एक प्राइड था, हीरोइज्म में जो लोगों का क्रेज था, ये सारी जो वैल्यूज हैं वो इस एपिक, जो उसका नाम, अच्छा बीओवुल्फ उसका नाम है क्योंकि हीरो का नाम भी वही है। तो दैट मीन्स, मैंने अभी कहा मैं बैलेड के बारे में बताती हूँ, तो बैलेड में भी क्या है, एक एक प्रेज है किसी एक हीरो की। ठीक है, उसको एक ब्यूटीफुल रिदमिक वे में सुनाया जाता है। ठीक है, बाद में वो लिटरेचर के एक यानर बन गए, उससे पहले तो लोग ऐसे ही एक दूसरे को गा गा कर सुनाते थे। तो बहुत ही पावरफुल फीट्स क्या कुछ किया उस हीरो ने। अब ये बीओवुल्फ उस हीरो के नाम पे ही हैपिक है। तो ये एक मॉन्स्टर इसको मिलता है, ग्रेंडल, फीमेल मॉन्स्टर, जो कि एक किंग है डेन्स का, उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है, लेकिन ये फिर उसको फाइट करके ही किल्स ग्रेंडल। और फिर ग्रेंडल की मदर जो है, तो आप पहले ये देखो, इस स्टोरी को जब आप देखते हैं तो यू अंडरस्टैंड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम। यू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे मॉन्स्टर्स, ड्रैगन्स, ये सब इमेजिनेशन का हिस्सा होते थे। ठीक है, तो फिर वो कैसे, अच्छा इमेजिनेशन के अलावा लिटरेचर जो है वो एक फिक्शनल रेंडिशन है, डिपिक्शन है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन उसके अलावा उस समाज का कितना पता चलता है, जो ये मैं सारी बातें तुम लोगों से कर रही हूँ, कि उस सोसाइटी में लोग चाहते थे
कि कोई ऐसा हीरो हो जो ऐसे मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स को हरा कर जो है हमें सेफ फील करवाए, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो बियोवुल्फ है वो इसकी मदर, ग्रैंडल की मदर को भी मार देता है, और कैसे बहुत सालों बाद जब ये खुद ओल्ड हो गया है तब एक बहुत ही फायरी ड्रैगन आता है और फिर उसको भी ये हरा देता है। सो इट शोज कि उसके अंदर लॉयल्टी कितनी है अपने लोगों के प्रति, और वो खुद सेक्रीफाइस कर देता है अपनी लाइफ। ये वो वैल्यूज थे बच्चे जो उस सोसाइटी को डिफाइन करते थे। और क्या डिफाइन होता था, क्योंकि उन कहानियों में या तो गॉड होते थे रजे, भगवान में विश्वास की बातें होती थी, या फिर उन स्टोरीज, मतलब मेरा मतलब यहाँ पे उन पोएम्स, उन एपिक्स का है जो भी हमारे पास अब कॉम्पोजिशंस बची हैं, फेमस कॉम्पोजिशंस ओल्ड इंग्लिश की, या फिर उनमें क्या होता था, वॉर्स और बैटल्स की कहानी। अच्छा, ये बियोवुल्फ। अच्छा, और देखो तुम क्वालिटी की, एनोनिमस है बहुत सारे वर्क्स, पता ही नहीं है किसने लिखे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड तो थे नहीं तब। एक और है कैडमन, जो कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के, इतना तो हम सबको पता चल गया है कि जो ओल्ड राइटिंग्स थी वो पोइटिक फॉर्म में ही थी। और हमारे पास सिनेवुल्फ और कैडमन नाम के राइटर्स हैं। और ये तो कैडमन जो हैं, इट्स इट्स समथिंग, इसको हम फिर फिक्शनल मिथ कह सकते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कैडमन को ना, जैसे हिंदी मिथ्स में भी बहुत बार होता है कि कुछ दैविक पावर हुई उसको और वो एकदम से रिसाइट करने लग गया। तो कैडमन को यही माना जाता है कि वो तो एक शेफर्ड थे, और उन्होंने कैसे एक ना डिवाइन गिफ्ट आया उनके ऊपर, और उनको उनको क्या मिला, पावर। और वो बहुत ही ब्यूटीफुली ही वाज एबल टू सिंग। क्या ही वाज एबल टू सिंग? जो उनके ड्रीम में आया एक फरिश्ता, एक एंजल, तो उन्होंने उस टाइम पे कुछ स्क्रिप्चर के फॉर्म में लिखा, जहां पे उन्होंने कहा वी शुड प्रेज गॉड, प्रेज द हेवन, द पावर ऑफ हेवन। ऐसी बहुत सारी उनकी लाइंस हैं। और ये डिफाइन भी करती हैं बच्चे कि उस टाइम पे लोग जो थे वो रिलीजन से कितना ज्यादा जुड़े हुए थे, उनके लिए एंकर था उनकी लाइफ में ये रिलीजन पे में उनका विश्वास। और रिलीजन शायद इसीलिए चर्च भी वही चीजें अलाउ कर रहा था जो उसकी लिमिटेशंस में उसको लग रहा था कि ये बेस्ट है। लोगों तक अगर ये सारी बातें जाएंगी तो एक डोमिनेंस भी बना रहेगा चर्च का ऑन द साइकी ऑफ द पीपल। सो दैट मीन्स हमने कहा कि ओल्ड पोइट्री बहुत ही रिदमिक थी, वॉर हीरोइज्म के बारे में थी, रिलीजियस थी। और हमारे पास एक और राइटर है सिनेवुल्फ, CYNEWULF। और ये एक ऐसे ह्यूमन बीइंग थे जो कि पहले बहुत ही ज्यादा ऐसे दिखाए हैं जो एपिक्यूरिस्ट हैं, बहुत ज्यादा प्लेजर से भरे हुए हैं, बट अगेन ही चेंज्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक हृदय परिवर्तन होता है उनका, और वो बिल्कुल रिलीजियस थीम्स पे लिखने लग जाते हैं। एक पोएम उन्होंने क्राइस्ट के पे भी लिखी, इनकारनेशन पे लिखी, कैसे जो है जो थीम्स हैं, डिफरेंट थीम्स ऑन रिलीजियस थीम्स ही रोट। तो अगर हम देखते हैं एंग्लो सेक्सन पोएट्री, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड पोएट्री भी कहते हैं, तो ये बात तो सब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये रिलीजियस थी इन सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा अर्नेस्ट थी ये पोएट्री। ठीक है, कुछ भी ऐसा ही नहीं था फॉर द सेक ऑफ प्लेजर और ऑन सम प्रोटेक्स्ट ऑफ सम विम मूड, ऐसा नहीं था। बहुत ज्यादा इस ओल्ड इंग्लिश में एडवेंचर को लेके लव था। जैसे मैंने अभी कहा, एडवेंचर कौन सा, ये निजमिजिकल वाला एंटरप्राइज नहीं, ये एडवेंचर वो है जहाँ पे हीरोज, हीरोइज्म, फाइटिंग, वॉर्स, बैटल्स, इन्वेजन, ये सब हिस्सा थे। ठीक है, तो जो ये जो मार्शल जो क्वालिटीज है ना, जो ये इंसान के अंदर मार्शल स्पिरिट थी, ये बहुत ज्यादा वॉर पोइट्री का ही हिस्सा बन गई।
ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वर्क्स भी हैं जिनको बाद के पोएट्स जो ब्रिटिश इंग्लिश पोइट्री में टेनिसन जैसे पोएट्स ने इसी पीरियड के राइटिंग्स को ट्रांसलेट भी किया, जस्ट टू शो कि इस टाइम पे कितना ज्यादा पोएट्री का इन्फ्लुएंस था लिटरेचर में। ओके, व्हाट एल्स? एक और नाम है कैडमन और सिनेवुल्फ के बाद, वो है किंग एल्फ्रेड। टाइम पीरियड है 1849 से 901। तो इन्होंने तो ट्रांसलेट ही किया है, मतलब अब ट्रांसलेट किया है दैट मीन्स इंग्लिश जो है, अब तुमने इसको कैसे समझना है कि पहले ना ऑफिशियल लैंग्वेज तो लेटी नहीं होती थी, ठीक है, जैसे हमारे पास संस्कृत ही होती थी। तो यहाँ पे किंग एल्फ्रेड जो हैं उन्होंने सबसे पहले वो इंसान थे जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज वर्नाकुलर को एक सिस्टम में ढाल दिया, क्योंकि उन्होंने एक ना एक जो अभी मैंने कहा कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में ही रही है, किंग एल्फ्रेड ने जो इंग्लिश प्रोज है ना उसको एक रूप दिया, क्योंकि उन्होंने नेशनल हिस्ट्री, ही वाज द फर्स्ट हु केम अप विद दिस आइडिया टू राइट द क्रॉनिकल, कि क्या हुआ, हिस्ट्री क्रॉनिकल समझते हैं आप, CHRONICLE, जैसे हिस्ट्री के अकाउंट्स होते हैं ना, फैक्ट ये हुआ पहले ये हुआ, जब उनको एक प्रॉपर सिस्टम में लिखा जाता है वो क्रॉनिकल्स होते हैं। तो प्रोज में अगर ओल्ड इंग्लिश प्रोज की हम बात करें तो एक पूरी लहर चली, मूवमेंट चली, जहां पे उन्होंने कहा कि अब हम अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और तुम सबको ध्यान में रखनी है, वो है जब मैंने कहा कि 1066 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ है। जैसे हम नहीं करते किसी इंडिया में, अगर हम किसी एरिया को जो बहुत ही फेमस था उसको जब जीत लिया जाता है ना, उसके रूलर को हरा दिया जाता है, तो उसके साथ जोड़ दी जाती हैं घटनाएं। तो हमने भी देखा कि जब नॉर्मन को कॉन्क्वेस्ट कर लिया तो वहां पे भी जो उस टाइम पे किंग थे, जॉन थे, तो बहुत सारा कुछ उसके बाद लिटरेचर पे भी असर होता है, सिर्फ पॉलिटिकली चेंज नहीं होता, लिटरेचर पे भी असर होता है। ठीक है। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो अभी मैंने कहा कि चर्च का एक दबदबा था, सो दैट मीन्स एक जो आप चौसर के टाइम में भी पढ़ेंगे कि जो ये करप्शन है एट द प्लेस ऑफ रिलीजन, वो वहां पे भी थी, बहुत ज्यादा थी। तो बहुत सारे ऐसे पैरिश प्रीस्ट होते थे, पैरिश बच्चे उस रीजन को कहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रांत का कोई हेड होता है रिलीजियस, ठीक है, जैसे प्रीस्ट हैं। तो उन्होंने एक लेमन नाम के ऐसे प्रीस्ट थे, उन्होंने भी लिखी पोएम, और पोएम ऐसी हिस्ट्री के ऊपर लिखी जा रही थी, बहुत लेंदी पोएम है वो जो लिखी गई। ठीक है। और एक पोएम है 1220 में, वो पोएम का नाम है द आउल एंड द नाइटिंगेल। ये भी एक डायलॉग पोएम है, जैसे कोई दो बर्ड्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो इसमें ना दे आर टॉकिंग, लेकिन उनकी डायलॉग के साथ साथ बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं। और एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें बच्चे की फ्रांस का प्रभाव बहुत है इंग्लिश लिटरेचर पे। तो जब हम ये बात कर रहे हैं, चौसर तक आने की बात कर रहे हैं, ये मैंने नाम इसलिए लिए क्योंकि इनका जिक्र बहुत आएगा। बियोवुल्फ एक ऐसा नाम है, कैडमन एक ऐसा नाम है। तो आई जस्ट थॉट कि इसकी डिस्कशन तुम्हारे साथ होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब फ्रेंच का जो मैंने कहा ना इन्फ्लुएंस है, और इससे जो है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये फिर ना डायलेक्ट्स उपभाषाओं में बढ़ती है, डिवाइड होती है। और उपभाषाएं कैसे कर देती हैं, नॉर्मन एरिया की जो है वो नॉर्मन इंग्लिश हो गई, मिडलैंड की मिडलैंड इंग्लिश हो गई, साउथम की साउथम इंग्लिश हो गई, तो वो फंडामेंटली एक दूसरे से अलग हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म बना है चौसर के लिए, क्योंकि दैट एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म है, वो कौन से रीजंस थे जिसके कारण चौसर जो है तब इंग्लिश जो है वो अलग से उभर के आई।
जॉफरी चौसर। जब भी आप क्योंकि पेपर में तो आपको द वाइफ ऑफ बॉथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि कैंटरबरी टेल्स की में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। आपको सबसे ज्यादा जो पता होना चाहिए वो है एज ऑफ चौसर के बारे में, जो 1340 से 1400 तक का टाइम पीरियड है। जैसे मैं ये बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपको कुछ पॉइंट्स ये भी पता होने चाहिए कि इस एज में जब चौसर लिख रहे थे, का जो एक डोमिनेंस है वो भी क्वेश्चन हो गया था। क्यों क्वेश्चन हो गया था? क्योंकि जो की जो चर्च है, जो जो प्रीस्ट है, राइट, वो उनकी एक पावर है, बहुत सारी डिवाइन पावर्स भी दी गई उनको, जो लोगों को गवारा इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनको लगा कि पोप और जो प्रीस्ट हैं वो तो ओवर करप्शन में चले जाएंगे जब सारी पावर उनके पास होगी। और पावर जो पोप की है उसको लिमिट करने के लिए तो कानून भी, लॉज जिनको स्टैट्यूट्स कहते थे, वो पास होने लग गए थे, क्योंकि उनको लगा कि पोप का इंग्लिश चर्च पे बहुत ज्यादा, पोप समझ रहे हैं आप, पोप ना सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है चर्च में, ठीक है। तो पोप जो थे, जो जो हाईएस्ट पोजीशन है एक प्रीस्ट की, उसको पोप कहते हैं। और चर्च पे उनका दबदबा और ये कंट्रोल करने के लिए जो ये स्टैट्यूज हुए, ये मैं सब बात कर रही हूँ एज ऑफ चौसर की ही बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनके बारे में जिक्र होना लाजमी है यहाँ पे, वो है वाइक्लिफ। वाइक्लिफ चर्च पे बहुत ज्यादा अटैक किया, मतलब वो फिजिकल अटैक नहीं, उनके आइडियाज को। क्योंकि जो अभी मैंने कहा कि बहुत सारे स्टैट्यूट्स पास हुए, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद सिर्फ इतना था कि जो ये इंग्लिश चर्च में कुछ पोजीशंस होती हैं, जैसे बिशप्स होते हैं, क्लर्जीमैन होते हैं, इनके ऊपर पोप अनड्यू अपनी पावर को, एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय ना करे और इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करे इन 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 क्लर्जीमैन को, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे थे कि इस ये वाइक्लिफ जैसे कैरेक्टर्स, ये लोग क्यों उभर के आ रहे थे। इंस्पेक्शन क्लर्जी में भी हो गई थी, मतलब चर्च का इतना डोमिनेंस हो गया था कि इतना वेल्थ हो गई थी चर्च में एकमुलेट, कि अब क्या होने लग गया था, जब जिस इंस्टीट्यूशन में इतना ज्यादा पैसा होगा तो वो तो अपने आप लोगों को कि मैं क्लर्जीमैन बन जाऊं, ठीक है। और उनके दिल में कोई रिस्पेक्ट, कोई रिलीजन को लेके कुछ भी नहीं थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात शुरू की थी मोनेस्ट्रीज की, और मैंने कहा कि ये जो मंक्स होते थे इन मोनेस्ट्रीज में, यही बहुत जो वर्ड्स थे उनको रिकॉर्ड रखते थे। तो अब जो ये पोजीशंस हैं, जैसे क्लर्जीमैन है, फ्रायर्स हैं, ये सारी चर्च की ही पोजीशंस हैं। यहाँ पे जो प्रीस्ट हैं उन्हीं के सेक्शंस हैं। तो अब कोई भी होली और अनसेल्फिश तो रहा ही नहीं, सब कोई वेल्थ की तरफ भागने शुरू हो गए। हायर रैंक्स जो क्लर्जी के थे, अलग अलग रैंक्स, कोई डीन है, कोई बिशप है, कोई आर्क डीकन्स है, ये सब लोग क्या कर रहे थे? लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे। और इनके पास कोई स्पिरिचुअल ड्यूटीज तो दिल की रही नहीं थी, इनको तो बस वर्ल्डली इंटरेस्ट में उलझ गए थे ये लोग। यहाँ पे ये जो नाम जिनका मैं बार बार ले रही हूँ, जॉन वाइक्लिफ, JOHN, वाइक्लिफ, WYCLIFFE, जॉन वाइक्लिफ तो बहुत तरीके से चर्च के ही वो एनिमी के रूप में उभर के आए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो आइडियाज थे ना, ये प्रिंट करके, सॉरी नॉट प्रिंट करके, राइट डाउन करके इन्होंने चर्च के बाहर भी लगाए, जहाँ पे इन्होंने कहा कि ये कोई रिलीजन की कोई थियोरी थोड़ी है कि आप एक प्रीस्टहुड को एक्सेसिव पावर दे दो, इतनी अथॉरिटी दे दो कि आप ये मान लो कि प्रीस्ट के पास सारी सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं। तो कुछ चर्च के अंदर ये थियोरी भी होती थी, ये एक फिलॉसफी थी कि एक ना जो मास MASS, जहाँ पे लोग इकट्ठा प्रे करते हैं, और वो ये मानते थे कि जो जो प्रीस्ट होते हैं ना, उनके पास ये पावर है कि वो ब्रेड एंड वाइन जो उनके आगे है ना, वो कन्वर्ट कर देंगे किसमें? क्राइस्ट की बॉडी एंड ब्लड में। तो जॉन वाइक्लिफ जैसे लोग बिल्कुल भी इस सपोर्ट में नहीं थे।
उन्होंने, जॉन वाइक्लिफ ने ना एक ग्रुप बनाया, उनको पुअर प्रीचर्स कहते थे, जो पूरे गांव में जाकर ना उनका मैसेज स्प्रेड करते थे कि ये गलत है, जो चर्च के ये जो प्रीस्ट हैं, जो ये सब इतना पावरफुल एक गैंग बन गया है वेल्थ का। एक टर्म आई, उसका नाम था उस टर्म LOLLARDS, लॉलर्ड्स। किनको कहते थे? उन सभी लोगों को कहते थे लॉलर्ड्स जो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट होते थे, क्योंकि वो किसके फेवर में हो गए थे कि हम अगेंस्ट हैं ये सारी जो क्लर्जी, जो सेल्फिश और करप्ट क्लर्जी है, इसके ऑपोजिट हम ऐसे। तो मैं ये सारी बातें इन डिटेल इसलिए कर रही हूँ बच्चे, क्योंकि रेनेसां तुम लोगों को पेपर में भी है, और रेनेसां की जो को मूवमेंट है वो रेफॉर्मेशन है। जॉन वाइक्लिफ उन फोर रनर्स में से हैं जो रिफॉर्म करना चाहते थे, जो कुछ करप्शन, जो कुछ करप्ट एलिमेंट्स इंग्लिश चर्च में आ गए थे, और इसीलिए जॉन वाइक्लिफ को मॉडर्न स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहते थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो और जॉन वाइक्लिफ का इसलिए भी बहुत ज्यादा नाम है क्योंकि इन्होंने बाइबल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और इनको माना भी जाता है जॉन वाइक्लिफ को कि अगर फर्स्ट के कोई बिगिनिंग में कोई प्रोज राइटर्स हुए हैं तो वो जॉन वाइक्लिफ है। एक्चुअली जॉन वाइक्लिफ जैसे लोग ये कहते थे कि हमें ना कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये जो क्लर्जी मैन है, ये जो प्रीस्ट हैं, बिशप्स हैं, ये मीडियम्स बनकर करप्शन को फैला रहे हैं। हमारे लिए तो क्राइस्ट की जो फिलॉसफी है वो सब कुछ है, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी सब कुछ है, जॉन वाइक्लिफ कहते हैं। इनका तो कोई रोल ही नहीं है जो बीच में ये जो प्रीस्ट बन के आते हैं। सो they are just polluting the idea of sacred and holy beliefs. तो ये सब ऐसी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। अब ये जब हम चौसर की बात करते हैं, उनका सब बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके लिए उनका नाम है वो है द कैंटरबरी टेल्स। टेल्स तुम्हें पता है कहानियों को कहते हैं, कैंटरबरी एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पे ये कुछ जो धार्मिक स्थान पे जाने, धार्मिक स्थान की यात्रा को पिलग्रिमेज कहते हैं, और जो यात्री होते हैं धार्मिक स्थान पे जाने वाले उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो चौसर ने बनाया कि ये लोग जो हैं पिलग्रिम्स पे जा रहे हैं, ये एक दूसरे को रास्ता जो है कवर करने के लिए कहानियां सुनाते हुए जाएंगे। तो ये टेल्स इसीलिए इनको कहा गया है, इस टाइटल में टेल्स का जिक्र इसलिए है। अब जैसे हमने कहा कि जॉन वाइक्लिफ इंग्लिश प्रोज के फादर मानते हैं बहुत सारे क्रिटिक्स। जॉफरी चौसर का नाम इसलिए है कि जो इंग्लिश पोइट्री है उसका फादर उनको माना जाता है, चौसर को। टाइम पीरियड जब भी बच्चे आप जॉफरी चौसर पे लिखेंगे, आप उनके साथ ब्रैकेट्स में 1340 से 1400 का जो है टाइम पीरियड लिखेंगे। एक दो और राइटर्स हैं, जब आप वाइक्लिफ की बात करते हैं तो आपको चौसर के कंटेम्प्रेरीज का भी पता होना चाहिए। एक नाम है जॉन गावर, GOWER। इनका टाइम पीरियड है 1330 से 1408। इन्होंने जो है पोइट्री का बहुत अच्छा इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। गावर को ना बहुत ज़्यादा ग्रीक, रोमन, हेब्रू, इटालियन ये सारी भाषाओं का बहुत समझ थी, और वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिकल्स को पढ़ते थे। उन्होंने अपनी पोएम में जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी ऐसी स्टोरीज का रखा जहाँ पे वो लव, लवर्स, एडवेंचर्स, ट्रायल्स, इन सबको कैप्चर किया उन्होंने अपनी पोएम में। जॉन गावर, ठीक है, टाइटल उनकी पोएम का है कन्फेसियो एमेनिटीज। देखो ये लेटिन टर्म है, लेटिन टाइटल है। दिस रेफरेंस और एन इंडिकेशन कि वो बताना चाहते थे कि मुझे लेटिन लैंग्वेज की अच्छी समझ है। टाइटल यहाँ पे कन्फेसियो, CONFESSIO, एमेनिटीज, AMANTIS। तो जब आप पोएट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जॉफरी चौसर पे, आप जॉन वाइक्लिफ, जॉन गावर, विलियम लैंगलैंड, इनका नाम ले सकते हैं। विलियम लैंगलैंड, लैंग LANG LAND,
ठीक है। और इन्होंने बहुत ही फेमस एलिगोरिकल पोएम लिखी थी। एलिगोरिकल एलिगरी से बना है, ALLEGORY। एलिगरी होती है एक ऐसा कॉम्पोजिशन, एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसमें कोई हिडन मीनिंग हो, ठीक है। तो इन्होंने वर्क जो पोएम लिखी उसका नाम था पियर्स प्लोमैन। आप जैसे हम कालिदास पे आंसर्स प्रिपेयर किए, तो हम उनके कंटेम्प्रेरीज का भी जिक्र करते हैं। तो अगर आप जॉफरी चौसर की बात करते हैं तो उससे पहले जॉन गावर, विलियम लैंगलैंड जैसे राइटर्स की भी बात कर सकते हैं। और देखो राइटर हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी, वो एक तरीके से इवल्स के अगेंस्ट ही लिख रहे थे, जो मैं अभी बात कर रही थी तुम्हारे आगे कि जॉन वाइक्लिफ जैसे लोग रिफॉर्म करना चाहते थे अपने समाज को। तो एक रिफॉर्मेशन होती है कि आप सोसाइटी का हिस्सा बनिए, एक रिफॉर्मेशन होती है कि आप लिटरेचर को अपना वे बनाइए, ढंग बनाइए। यहाँ पे हमने देखा एक विजनरी के तौर पे लैंगलैंड उभर के आते हैं, वो क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ को एडवोकेट करते हैं। और जो ये करप्शन से भरे हुए स्वभाव बन गए थे ना लोगों के, उनको उन्होंने बहुत ही अपने इस अलेगरी में, इस हिडन मीनिंग के जरिए उठाया है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे मेन राइटर जॉफरी चौसर पे, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, हमने पहले ही कहा। बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी। ट्रॉयलस एंड क्रेसीड है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, द हाउस ऑफ फेम है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है, द कैंटरबरी ट्रेल्स हैं। तो ये मैंने जितने सारे नाम लिए हैं, सबसे ज्यादा फेमस ये जो लास्ट है, द कैंटरबरी ट्रेल्स, क्योंकि ये स्टोरीज हैं जो इतनी ज्यादा अच्छे से कैरेक्टर डिलीनेट किसी ने नहीं किया कभी भी चौसर से पहले, ठीक है, जो उन्होंने उस प्रोलोग में कैंटरबरी टेल्स के में लिखा है, ठीक है। अब हमने कहा कि कैरेक्टर्स की डिलिनेशन बहुत है, तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए रजे बाद के टाइम में जहां पे उन्होंने कैरेक्टर्स को डिलिनेट, समझते हैं आप, डिपिक्ट करना, कैरेक्टर को किस तरीके से प्रस्तुत किया है। तो हम जितने हमारे बेन जॉनसन हो, जितने मर्जी हो प्रोज राइटर्स हैं बाद के टाइम के, चौसर ने बहुत ही अच्छे से जो भी उनके पास रिसोर्सेस थे उस टाइम के, उसमें बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है। बहुत अच्छे वो, मतलब पोएट्री में स्टोरी टेलिंग के पास भी ये स्किल हो, जो कि चौसर में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा पोएट्री पे किसी ने इन डेप्थ ऐसी ग्रास्प नहीं थी जितनी चौसर में थी। सो दैट मीन्स हम जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो वी नो कि चौसर की पोइट्री में वैरायटी थी, इंटरेस्ट था, स्टोरी इंटरेस्ट, मेलोडी था, रिदम जो थी उनकी राइटिंग को बहुत डिफरेंट करती थी। ओके, I'll end my talk on this point कि जब हम द कैंटरबरी टेल्स की बात करते हैं, जो कि हमारा इस फर्स्ट टेक्स्ट जो हमारे पास है उसका कंसर्न है, वो एक ऐसे राइटर के तौर पे उभर के आते हैं चौसर, जो कि लाइफ के प्रति इंटरेस्ट से भरे हुए हैं। मतलब जिस मर्जी कंपनी में, कंपनी से मेरा मतलब है जो साथ है, जो उन लोगों का जो 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 उस पिलग्रिम पे जा रहे हैं, पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, और कैसे चौसर जो हैं वो एक बहुत अच्छे जज हैं ह्यूमन नेचर के, क्योंकि आप जब तक अच्छे से ऑब्जर्वर की क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, आप ह्यूमर से भरे हुए नहीं हैं, आप उस तरीके से उसको डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी बहुत अच्छा ट्रेट है एज अ राइटर। और जो आप सबको ध्यान में रखना है कि हम इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्या है प्रोलोग, क्या है कैंटरबरी टेल्स, कैसे कहानियां हैं उनमें, और वो कैसे एक दूसरे को कहानियां सुनाते हुए, और हम सब जब रीडर्स हैं तो हम बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा कि रास्ता जो है, ट्रेवल जो है, जर्नी का जो टाइम है उसको अच्छे से स्पेंड करने के लिए ये सब आपस में कहानियां सुनाते जा रहे हैं एक दूसरे को, और बीच में भी इंटरल्यूड्स हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जो हैं वो एक तो टेलर है जो कहानी सुना रहा है, वो कहानी सुनाते सुनाते उसका अपना जो कैरेक्टर पोर्ट्रे हो रहा है, बाकी के जो पिलग्रिम्स हैं कैंटरबरी
उनका कैरेक्टर जो कहानियां वो भी तो सुना रहे हैं ना, तो वो सारे खुद ऑडियंस भी बन रहे हैं और एक हम ऑडियंस हैं जो पढ़ रहे हैं. सो दिस ऑल क्रिएट अ ग्रेट ग्रेट थिएटर ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मुझे लगता है इसको और इम्प्रेसिव बनाता है, इस पूरे कैंटरबरी टेल्स नाम